स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी वाला पार्ट है बेटा इसका। उसके बाद अगर बेटा हम आगे चले सेकंड वाले की तरफ, तो सेकंड वाला है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा रेंज होती है -∞ टू +∞। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड आर आइडेंटिकल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अबव मीन इज 0.5 यानी 1/2 होता है। उसके बाद द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 4/5 सिग्मा। मीन डेविएशन का फार्मूला बेटा होता है 4/5 सिग्मा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। ये बेटा फर्स्ट वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, द लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन इट्स पैरामीटर विच आर। बेटा इसका डी वाला पार्ट है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर। म्यू बेटा मीन को कहते हैं, सिग्मा स्क्वेयर वेरिएंस को कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, ई मॉड एक्स माइनस म्यू मॉड एंड ई एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर आर मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। बेटा पहली वैल्यू मीन की है, मीन डेविएशन की है, और दूसरी वैल्यू बेटा किसकी है, वेरिएंस की है। सी वाला पार्ट है इसका। उसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट चले हमारे पास क्या है, n 0 to 1 मीन्स दैट द रैंडम वेरिएबल हैज़ 0 मीन एंड यूनिट वेरिएंस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5x - 4 इज़। बेटा ये -4 और 25 इसका आंसर है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1/√2 पाई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी तरह बेटा अगला जो है ये तकरीबन 140 है। अगर मैं एक एक पढ़ के बेटा आपको सुनाने लगूंगा, बताने लगूंगा, तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बेटा मैं एक एक करके ऊपर करते जाता हूँ, तो आप बेटा इसको जो है वो राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसका आंसर बी है 0 और 1। नेक्स्ट बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नन ऑफ दीज। इनमें बेटा इसका कोई भी आंसर नहीं है इसके साथ जो मिलता हो। फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन। ये बेटा इसका डी वाला पार्ट है, नन ऑफ दिस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बेटा एन मीन और वेरिएंस। ये बेटा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को कहते हैं, ए वाला पार्ट है। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास फिर ए वाला पार्ट है, बाइनोमियल वाला। उसके बाद नेक्स्ट का बी वाला पार्ट है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बेटा कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, सी वाला पार्ट है। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एट एक्स इक्वल म्यू, ये बेटा डी वाला पार्ट है इसका। आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है और कहता है ये इक्वल किसके है, इसका आंसर बेटा ये है 0.6827। इसको बेटा सॉल्व करके करना है ये आपने। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, अ पॉपुलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट पॉपुलेशन, बी वाला आंसर है बेटा। द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स, बी वाला आंसर है बेटा इसका। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक, ये बेटा सी वाला पार्ट है इसका। उसके बाद ऑल द पॉसिबल शूज़ मेड इन बाटा शूज़ फैक्ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ इनफिनाइट पॉपुलेशन, ये बेटा शूज़ की जो बाटा कंपनी है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है इसमें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, द लेटेस्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन मार्च 1998, सी वाला पार्ट है। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज इनैमोरेटेड इन सेंसस, ए वाला पार्ट है बेटा इसका। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर हम चलें तो हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये बेटा चैप्टर नंबर 11 का स्टार्ट हो गया, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 10 के थे। ये बेटा इसका है विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, ए वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है, एन यहाँ पे बेटा ये सी होता है, ये क्या होता है सी, एन सी एन कैपिटल एन सी स्मॉल एन, इसका सी वाला पार्ट है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर चले बेटा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैन बी रिगार्डेड एज जजमेंट सैम्पलिंग, इसका सी वाला पार्ट है बेटा। नॉन सैम्पलिंग एरर आर रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डाटा, बी वाला पार्ट है। इसी तरह बेटा आगे सैम्पलिंग एरर वाले का ए वाला पार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, बी वाला है बेटा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें बेटा तो हमारे पास फॉर मेकिंग वोटर्स लिस्ट इन द कंट्री वी नीड
ये बेटा इनमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज है इसका। इफ़ द सैम्पल साइज इज़ इंक्रीज दैन स्टैंडर्ड एरर विल बी डिक्रीज्ड, बी वाला पार्ट है बेटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पॉसिबल इन सैम्पलिंग, कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है टू मेक वोटर लिस्ट, बेटा वोटर्स की लिस्ट बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है सैम्पलिंग में। अ सैम्पलिंग इज़ यूजली सेलेक्टेड बाय विदाउट रिप्लेसमेंट, अ सैम्पल विच इज़ फ्री फ्राम बाइस इज़ कॉल्ड अनबाइस सैम्पल, बी वाला पार्ट बेटा। उसके बाद अगले का ए वाला है स्टैंडर्ड एरर वाला। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये वाला ए वाला पार्ट है। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास है द रूल और फार्मूला दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ कॉल्ड, इसको बेटा एस्टिमेटर कहते हैं। उसके बाद एस्टिमेटर को जो है वो रिप्रेजेंट इससे करते हैं, ए वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट का बेटा फिर ए वाला है अनबाइस्ड एस्टिमेटर वाला। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो बेटा इसका बी वाला ये आंसर है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन द सैम्पल वेरिएंस की तरफ अगर हम देखें तो इसका बेटा हमारे पास ये बी वाला पार्ट है, ये वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट सिंगल वैल्यू, ये बेटा फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट का थर्ड वाला रेंज ऑफ वैल्यूज़। आगे बेटा इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल आर सेम, पहले वाला है इसका सेम वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट का हमारे पास है P इक्वल एक्स ओवर एन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन फैक्टर, ये जो फैक्टर दिया हुआ है बेटा ये क्या होता है, सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, सी वाला पार्ट है इसका बेटा। उसके बाद अगले का बेटा हमारे पास बी वाला है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें तो फॉर अ लार्ज सैम्पल टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन विच लिमिट्स विल बी यूज्ड, ये बेटा इसका नन ऑफ दीज है, डी वाला पार्ट। उसके बाद अगले का भी बेटा नन ऑफ दीज, डी वाला पार्ट है। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास ये सी वाला है, ई एक्स बार इक्वल म्यू, ये वाला बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद बेटा आगे चलें तो स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस गिवन बिलो, बेटा वो ये वाली है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाले का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर है टाइप 2 एरर, ये वाला सी वाला पार्ट। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सी वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट वाले का भी बेटा सी वाला है नल हाइपोथेसिस। बेटा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको बेटा ये मैं बता दूँ ताकि कम से कम टाइम में बेटा आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वाले का है ए वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास डी वाला पार्ट है, थीटा ग्रेटर देन थीटा जो है वो 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो बेटा इसका हमारे पास बी वाला पार्ट है, नॉट इक्वल वाला। उसके बाद नल हाइपोथेसिस वाले का इक्वलिटी है, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास बी वाला पार्ट है, इक्वल वाला, ये वाला। क्रिटिकल रीजन का बेटा हमारे पास रिजेक्टेड, ए वाला है। नल हाइपोथेसिस को बेटा हम मे बी ट्रू और ऑफ फॉल्स, ये वाला सी वाला है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट का बेटा हमारे पास आंसर है इंक्रीजिंग एन, ए वाला। नेक्स्ट वाले का बेटा डी वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन साइड एंड टू साइड टेस्ट आर बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसका वन साइडेड है। अगर हम नेक्स्ट की बात देखें तो बेटा ये ए वाला है, अगले का जी वाला है, सॉरी बी वाला जो है ये वाला पार्ट, फिर अगले का सी वाला पार्ट है, टी टेस्ट वी यूज़। और उसके बाद बेटा ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट, ये वाला इसका बेटा जी टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमारे पास कहता है वर्ड रिग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था बेटा, इसका ये बी वाला आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट का बेटा सी वाला है, स्कैटर डायग्राम वाला। उससे नेक्स्ट का बेटा ए वाला है, लीनियर रिग्रेशन वाला। नेक्स्ट का बेटा बी वाला है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें द साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, उसका बेटा ए वाला है। हमारे पास जो नेक्स्ट है रिग्रेशन लाइन वाला उसका ये वाला है एक्स बार कॉमा वाई बार, ये बी वाला आंसर है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, उसका सी वाला है -1 एंड +1। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बच्चे हमारे पास ये दिया हुआ है बी एक्स वाई इक्वल -0.49 और बी एक्स वाई, पहले वाई एक्स था दूसरा एक्स वाई है, उसका -0.78 है। हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास आएगी +0.6182, ये सी वाला पार्ट है। नेक्स्ट वाला बेटा जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ओरिजिन और स्केल दोनों के इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला
ये इसका बेटा बी वाला पार्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा लास्ट वाला पार्ट है, इसमें ए और बी हैं लेकिन सी शामिल नहीं है, पॉजिटिव और डायरेक्ट हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें हमारे पास आंसर बी वाला है, -1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा हमारे पास डी वाला है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को बेटा आप रीड कर लीजिए, अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डी वाला पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डी वाला पार्ट है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा बी वाला पार्ट है, ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है, इसका बी वाला पार्ट है। उससे नेक्स्ट का बेटा हमारे पास 0 है, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा हमारे पास आंसर है को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, डी वाला पार्ट। नेक्स्ट का बेटा हमारे पास ए है, पॉजिटिव। उसके बाद अगला का देखें, करेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इज़ कॉल्ड बोथ बी एंड सी बट नॉट ए। उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं कहते, यानी ए नहीं है, बी और सी दोनों हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले का बेटा वेट वाला, डी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आई कलर वाले को स्टूडेंट के, तो वो नन ऑफ दीज है, डी वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिलीजन्स ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, इसका बेटा एट्रीब्यूट है, ए वाला। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का एसोसिएशन है, बी वाला। नेक्स्ट का भी बेटा बी वाला है, R-1 C-1 वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बेटा हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट का हमारे पास नेगेटिव आंसर है। इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास भी ए वाला एसोसिएटेड वाला आंसर है। अगर नेक्स्ट देखें 3/3 वाला कॉन्टीजेंसी टेबल, तो उसका आंसर हमारे पास उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 4 है, यानी सी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की तरफ, तो इसका बेटा -1 से +1 के दरमियान में आंसर होता है। नेक्स्ट वाला बेटा उसका हमारे पास फिर -1 और +1 के दरमियान में आंसर होता है। आगे ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें ए और बी दो एट्रीब्यूट है, उनके बारे में बताना है। तो कहता है इसमें बोथ बी एंड सी यानी नेगेटिवली एसोसिएटेड है और डी एसोसिएटेड है। उसके बाद डी वाला इसका पार्ट है। नेक्स्ट वाले का बेटा सी वाला इंडिपेंडेंट वाला। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कॉन्टीजेंसी वाले की, तो इसका बी वाला है, ये फार्मूला है बेटा। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर हमारे पास क्या है, ए वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा वाला है, इसका आंसर क्या है, 0 है। नेक्स्ट वाला देखें बेटा, इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 0, डी वाला है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट वाले में <5, बी वाला आंसर है बेटा। इन थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज़, इस वाले में बेटा हमारे पास ये है, बी वाला पार्ट। अगले का बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला ए वाला जूज़ है। नेक्स्ट वन का बेटा इसका थर्ड जो है, इसमें हमारे पास सी वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वाले का डी वाला है, नन ऑफ दीज वाला। इन सेमी एवरेज मेथड वाले में बेटा 2 पार्ट्स यानी ए वाला है। उसके बाद अगले में देखें तो उसमें भी बेटा हमारे पास क्या है, बी वाला है, मिडल वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, सी वाला आंसर है। नेक्स्ट का अगर देखें बेटा मेथड ऑफ सेमी एवरेज वाले का, तो इसका ए और बी दोनों हैं, लीनियर और अप्रोक्सीमेटली लीनियर के वाला दोनों ही हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है वो टाइम सीरीज़ की एग्जांपल जो नहीं है वो हमारे पास ना नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, बी वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट अगर देखें अर्थमेटिक मीन बेटा यूज़ होती है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, सी वाला पार्ट है इसका। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर भी हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। नेक्स्ट वाले में बेटा सम वैल्यूज़ एट द बिगनिंग, ये वाले का आंसर बेटा हमारे पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, बी वाला। अगले क्वेश्चन को देखें बेटा अकॉर्डिंग टू द मेथड वाले को, तो इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज, डी वाला आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बेटा हमारे पास इन इवन नंबर, ए वाला आंसर है। नेक्स्ट वाला बेटा सेकुलर ट्रेंड वाले के अंदर हमारे पास 10 ईयर, डी वाला आंसर है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास ये जो स्लाइड है इसमें हमारे पास ट्रेंड वैल्यू वाले का आंसर है ग्राफ, सेकंड वाला। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन इज़ 1 सेकंड, डी वाला आंसर है बेटा इसका। नेक्स्ट वाले का बी वाला आंसर है, और ये वाला जो है हमारे पास, इसका बेटा हमारे पास फिर बी वाला आंसर है, साइक्लिकल मूवमेंट वाला। नेक्स्ट वाले का बेटा हमारे पास सेशनल वेरिएशन वाला, ए वाला पार्ट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक क्या है।
तो बेटा इसकी डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह से लिखनी है। स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी क्या, स्टैटिस्टिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम 4 काम करते हैं। डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, डाटा का तज्जिया यानी एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। कौन सा डाटा? न्यूमेरिकल डाटा, यानी नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4, उस न्यूमेरिक डाटा का जो है बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 काम उसके ऊपर करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड आल्सो राइट यूनिट ऑफ सैम्पलिंग। इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी सैम्पलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। सैंपल बेटा पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा हिस्सा जो होता है ना पूरी पॉपुलेशन का, उसको हम क्या कह देते हैं, सैंपल। तो पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट करने को हम क्या कह देते हैं, सैम्पलिंग। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सैम्पलिंग की, तो उसमें बेटा आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग आर दोज यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टेकन। सैम्पलिंग के जो यूनिट होते हैं वो यूनिट होते हैं पॉपुलेशन के, जिनकी बेस के ऊपर हम सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सैंपल जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं। दीज यूनिट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड एग्जॉस्टिव। और ये ऐसे यूनिट होने चाहिए जो डिस्टिंक्ट हों, दूसरों से अलहदा हों, और एग्जॉस्टिव और मुकम्मल। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, मुकम्मल हों। यानी सैम्पलिंग के जो यूनिट होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एंड एग्जॉस्टिव और मुकम्मल होते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो बेटा इसका आंसर आप is about population on the basis of sample information is called statistical inferences। यानी क्या है बेटा आपके पास, ये जो पॉपुलेशन के बारे में हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। और इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, एक एस्टिमेशन और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से हमने 2-4 लिखनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 4। यानी कम से कम अगर आप लिखें तो 2 तो होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना चाहें तो 4 से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें बेटा पहले इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा, ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेल की शक्ल की जो है ना, ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है। नंबर 2, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है इसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके बाद बेटा इसकी जो 4th वाली प्रॉपर्टी है वो है द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। यूनिटी मीन 1, यानी इसका जो टोटल एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बेटा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो ये है, डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से क्या मुराद है? तो इसका बेटा आप आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ द expected values of the dependent variable y as a linear function of the independent variable x, then the regression is called simple linear regression। यानी बेटा अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो डिपेंडेंसीज हैं, उनको जो लाइन जाहिर करती है उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। जैसे y इक्वल
ए प्लस बी एक्स होता है बेटा, वो वाली जो लाइंस होती हैं वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइंस कहलाती हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो उसमें कहता है फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो बेटा इसमें हमने करना क्या है, ये हमारे पास जो है हमने इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए और स्लोप फाइंड करने के लिए बेटा हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये y नहीं यहाँ पे आएगा, क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो बेटा आपने इस इक्वेशन में y को लेफ्ट साइड पे रहने देना है, x वाली रकम को दूसरी साइड पे ले आना है, यानी आपके पास जो 5y है वो इक्वल किसके आएगा, 3x माइनस 20 के इक्वल आएगा। फिर y के साथ जो 5 होगा उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो वो 3/5x आएगा और फिर माइनस 20/5 आएगा। तो जो बेटा आपके पास 3/5x के साथ वैल्यू वो आपका m होगा, m यानी आपकी ये स्लोप निकल आएगी। और उसके बाद जो माइनस 20/5 होगा उसको डिवाइड करेंगे तो -4 और वो आपके पास b होगा, आपका y इंटरसेप्ट होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन से जो हम न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पैरामीटर या पॉपुलेशन पैरामीटर का नाम देते हैं। पैरामीटर हमेशा बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है और उसको हम हमेशा ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं, यानी ग्रीक वर्ड से लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड एस्टिमेटर, एस्टिमेशन और एस्टिमेटर में क्या फ़र्क है। Estimation is a procedure by which we obtain the value of unknown parameter using the sample information, यानी estimation एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, unknown values पैरामीटर की फाइंड करते हैं from sample information, यानी जो सैंपल की इंफॉर्मेशन होती हैं उनको यूज़ करके हम unknown पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये हमारे पास कहलाता है एस्टिमेशन। और अगर एस्टिमेटर की बात करें तो ये क्या कहता है, एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट सम पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी ये एक फार्मूला है, एक रूल है, तरीकाकार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए, यानी पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। एस्टिमेशन है पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड करना, जो मेथड जो फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एस्टिमेटर कहते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़, टाइम सीरीज़ के आपने एडिटिव मॉडल के बारे में जो है वो बताना है क्या होता है। कहता है ये एक कॉमन अप्रोच ऑफ मॉडलिंग है, यानी एक ऐसी अप्रोच है टाइम सीरीज़ की जिसके अंदर क्या होता है, इन विच इट इज़ अज्यूम दैट द 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, उसमें 4 कंपोनेंट हम लेते हैं, कौन कौन से, यानी एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ में 4 टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ट्रेंड कंपोनेंट, उसके बाद सेशनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट और इर्रेगुलर कंपोनेंट। इन चारों को हम क्या करते हैं, आर एडिड टू फॉर्म द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज, इन चारों को आपस में ऐड करके हम टाइम सीरीज की एक वैल्यू बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। उसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो उसमें हमने क्या करना था, डिफाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, A normal frequency distribution is a theoretical continuous symmetrical bell-shaped distribution function. Its mean, mode and median are all of same and both the tails of the bell curve are infinitely long. क्या कहता है बेटा, ये हमारे पास एक theoretical continuous बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जिसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अंदर मीन, मॉड और मीडियन ये हमें पहले ही पता है कि ये सारे क्या होते हैं, सेम यानी इक्वल होते हैं। और इसमें जो बेल शेप कर्व बनती है उसके बेटा इस तरह से बेल शेप कर्व बनती है, उसके दोनों साइड जो होते हैं इनफिनाइटली लॉन्ग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनफिनाइट लामहदूद होते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एन, पी और क्यू क्या होते हैं, वो स्मॉल नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया बेटा। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो क्या कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डाटा फ्रॉम अ
फिनाइट सैंपल। यानी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनरी डाटा को डिस्क्राइब करता है एक फिनाइट सैंपल से। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट डाउन 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो वो कौन कौन से हैं, एक है सेकुलर ट्रेंड, नंबर 2 सेशनल वेरिएशन, नंबर 3 साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, नंबर 4 इर्रेगुलर वेरिएशन। ये बेटा 4 कंपोनेंट है टाइम सीरीज के। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1.6, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो बेटा मीन डेविएशन का फार्मूला होता है 0.7979 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मीन डेविएशन की जगह ये रखा 1.6 जो उसकी वैल्यू थी इक्वल 0.7979 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मल्टीप्लाई इधर राइट पे वैल्यू हो रही है 0.7979, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 1.6 के नीचे ये जाके डिवाइड हो जाएगी और इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 1.6 को डिवाइड करेंगे 0.7979 पे तो ये आ जाएगा 2.005 स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया बेटा। फिर हमें पता है कि वेरिएंस हमने फाइंड करना है, तो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब वेरिएंस निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई थी 2.005, उसका स्क्वायर लिया तो आंसर वेरिएंस का क्या आ गया, 4.021 आ गया। उसके बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्या है, व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होता है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ ए मल्टीप्लाई बी ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। यानी क्या कहते हैं, अगर दो एट्रीब्यूट ए और बी उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन से। ए बी की वैल्यू जो है ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो उस सूरत में वो दोनों एट्रीब्यूट क्या कहलाएंगे, ये परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएटेड है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ सैम्पलिंग इज टू गेट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। असल में कहता है बेटा जो इसका मेन मकसद है वो क्या है, सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, सैंपल को रिप्रेजेंट करना। आर अ स्मॉल कलेक्शन फ्रॉम अ मच लार्जर कलेक्शन आर पॉपुलेशन, यानी एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करना ही हमारे पास सैम्पलिंग का मेन मकसद होता है। जैसे उसने एग्जांपल ली हुई है, सच दैट द रिसर्चर कैन स्टडी द स्मॉलर ग्रुप एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट जनरलाइजेशन अबाउट द लार्जर ग्रुप। यानी जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, उसका एक छोटा सा स्मॉल सा ग्रुप लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर क्या करते हैं, बता देते हैं जो है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में बेटा वो बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस। द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो हमें क्या करता है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा इसका आंसर आप लिखेंगे, इसने 2 कहा हुआ है, मैंने बेटा 3 आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है आर एक्स वाई इक्वल आर वाई एक्स के होता है। उसके बाद सेकंड है इसकी, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर मीन डज नॉट डिपेंड ऑन मेजरमेंट। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है एक प्योर नंबर होता है, यानी वो किसी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद तीसरा है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। तो उसकी वैल्यू जो आर की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के दरमियान में होती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो बेटा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, इन स्टैटिस्टिक द कॉन्फिडेंस लेवल इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी with which the estimation of the location of statistical parameter, for example arithmetic mean in a simple survey, is also true for the population in surveys confidence level of 90, 95, 99% are frequently used। तो बेटा ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में हमें क्या कह रहा है, आंसर तो मैंने बेटा आपको बता दिया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं किस चीज़ के,
एस्टिमेशन ऑफ लोकेशन ऑफ अ स्टैटिकल पैरामीटर, जैसे अरिथमेटिक मीन है, ये हमारे पास एक स्टैटिकल पैरामीटर है। इन अ सैम्पल सर्वे, यानी जब हम कोई सर्वे कर रहे हों तो उसके अंदर हमारे पास जो है जो स्टैटिकल पैरामीटर है उसके ट्रू होने के उतने ही चांसेस होते हैं जितने पॉपुलेशन के ट्रू होने के चांसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी सैंपल के ट्रू होने के चांसेस को देख के हम क्या कह सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन भी इतने परसेंट ही क्या है वो ट्रू होगी, तो वो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। यानी हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आम सर्वेज में कितना होता है, 90% होता है, 95% होता है या 99% होता है, ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सिंपल सा आप लिख देना इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल, और नीचे ही आपने फार्मूला लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 16 एंड मीन इज इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z का फार्मूला होता है x माइनस मीन, यानी वहाँ पे म्यू लिखा होता है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास x 100 है, माइनस मीन 90 है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है। 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, 10 को 16 पे डिवाइड करोगे तो 0.625 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। यानी जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाना, एक मुकम्मल लिस्ट तैयार करना हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ क्लास। क्लास की जो हम पूरे के पूरा जो है सैम्पलिंग की क्या कर रहे होते हैं, एक लिस्ट बना रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स की, जब हम अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये वाली एक उसकी एग्जांपल हो सकती है, या लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, ये कंपनी के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी लिस्ट है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है डिफाइन सिग्नल एंड नॉइस। सिग्नल और नॉइस में क्या फ़र्क है, सिग्नल की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कॉल्ड सिग्नल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको हम सिग्नल कह देते हैं। नॉइस क्या है, द सीक्वेंस विच फॉलो सम इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइस। यानी हमारे पास ये एक सीक्वेंस होती है, किसकी सीक्वेंस होती है, सम इरेगुलर पैटर्न की। इरेगुलर पैटर्न की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉइस कह देते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ़ ए आपके पास दिया हुआ है कितना है, 3,40,000 है, बी की वैल्यू 6,000 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 5,300, और एन कितना है 70,000। चेक आपने करना है ए और बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नहीं। तो ए और बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड आपने ऊपर डेफिनेशन भी की थी। ये दोनों एट्रीब्यूट तब पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे जब ए बी किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा ए इंटू बी ओवर एन। तो अब ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है 5,300, उसको रखा, ग्रेटर देन ऐसे लगाया। उसके बाद ए की जगह जो है 3,40,000 रखा, बी की जगह 6,000 था वो रख दिया, और डिवाइडेड बाय एन की जगह कितना था 70,000 वो रख दिया। उसके बाद जब हमने 3,40,000 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया 7,000 पे, तो ये कितना आया है, ये आया 29,142.85। लेकिन आपका लेफ्ट साइड पे क्या था, 5300 था, सिर्फ 5,300। तो क्या 5,300 जो है वो क्या है 29,142 से ग्रेटर है, तो नहीं बेटा, 5300 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 29,000 से। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। तो हम क्या कह देंगे, एट्रीब्यूट क्या है, आर नॉट पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो हमने इसको चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, कहता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड रैंडम वेरिएबल। फिक्स और रैंडम वेरिएबल के दरमियान में फ़र्क करें। A fixed variable is one that is assumed to be measured with error। बेटा फिक्स वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम विदाउट एरर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम वेरिएबल आर अज्यूम्ड टू बी वैल्यू दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज़। रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक लार्ज पॉपुलेशन से ड्रा करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है
व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं वो बताना है बेटा। टाइप 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 एरर इज अकरिंग व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जब एक ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो जो एरर आता है उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक है। और उसको बेटा हम हमेशा अल्फ़ा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को। और अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो क्या है, टाइप 2 एरर इज अकरिंग व्हेन अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और जब एक गलत नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो तब भी जो एरर आता है उस एरर को भी हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। और उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं बेटा किससे, बीटा से डिनोट करते हैं। ओके हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, डिफाइन साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन को हमने क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। साइक्लिकल वेरिएशन आर ड्यू टू द अप्स एंड डाउन रिकरिंग आफ्टर अ पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी बेटा वक़्त के साथ साथ जो हमारे पास अप एंड डाउन, ठीक है, जो तब्दीली आती है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ, जैसे हम किसी कारोबार की एग्जांपल ले लेते हैं, बिज़नेस के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता है बिज़नेस अप भी हो सकता है, बिज़नेस के अंदर आप तरक्की भी कर सकते हो, और बिज़नेस डाउन भी हो सकता है, उसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है। उस अप एंड डाउन को हम साइक्लिकल वेरिएशन का नाम देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल ली हुई है 5 से 7 साल की जो है किसी बिज़नेस के अंदर। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 85। बेटा बुक में मीन को म्यू से लिखा होता है, यू टाइप का एक सिंबल होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4.5, इसको सिग्मा से लिखा होता है। देन फाइंड Q3, तो Q3 का फार्मूला है बेटा मीन प्लस 0.6745 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फार्मूले में बेटा आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मीन की जगह 85 आ गया, प्लस 0.6745 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 4.5। नेक्स्ट बेटा 85 एज इट इज़, पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6745 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो ये आ गया 3.0353, और 85 में जब इसको ऐड किया तो 88.04 आपके पास आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कहता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस के दरमियान में हमने फ़र्क बताना है बेटा। सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें एक्स एक्स होता है और वाई एक्सिस होता है, और हर पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑब्जर्व पेयर ऑफ वैल्यू को, यानी किसी ना किसी ऑब्जर्व वैल्यू के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम को हम दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप तल्लक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, डिफाइन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपने क्या लिखना है, इफ़ द सिलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस टू द पॉपुलेशन बिफोर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट यूनिट देन सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट। यानी अगर आपने एक पॉपुलेशन का एक सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, एक यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है, और नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले आप पहले वाले यूनिट को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, तो वो क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। और अगर आप नेक्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करने से पहले वाले सिलेक्टेड यूनिट को रिप्लेस नहीं करते तो वो क्या कहलाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाएगा बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ एक्स बार बेटा ऊपर एक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है उसको एक्स बार बोलते हैं, इक्वल 1 है, वाई बार इक्वल 2 है, और हम बी हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का फार्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू 2 है, उसकी जगह पुट कर दी,
बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, वो भी पुट कर दी, और उसके बाद हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या थी 1, वो भी पुट कर दी। 2 ये वाला पहला ऐसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ एस एक्स वाई इक्वल 90 है, एस एक्स इक्वल 4 है, एस वाई इक्वल 16 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। अब बेटा इनको हम फाइंड करते हैं। बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स का स्क्वायर। अगर आपके पास बी वाई एक्स यानी बाद में एक्स आ रहा है तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर बेटा नीचे ये फार्मूला देखें बी एक्स वाई का, तो इसमें बाद में वाई आ रहा है तो इधर फार्मूले में भी जो है नीचे ऊपर तो एस एक्स वाई आएगा और नीचे वाई का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एस एक्स वाई की वैल्यू 90 है, पुट की, एस एक्स की वैल्यू 4 थी, ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, और अब बेटा 90 के नीचे हमने 4 का स्क्वायर लिया 16, 90 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 5.65 आ जाएगा बेटा, 5.63 आ जाएगा। उसके बाद b जब एक्स वाई निकालेंगे तो नीचे बेटा x की जगह अब एस वाई का स्क्वायर आना है, तो एस वाई की वैल्यू 16 थी, 16 का स्क्वायर लेके 90 पे डिवाइड करेंगे तो 0.35 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन द टर्म सेकुलर ट्रेंड। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, अ सेकुलर ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट विच इंडिकेट द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन इन द टाइम सीरीज। यानी सेकुलर ट्रेंड हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है जो असल में टाइम सीरीज के अंदर जो वेरिएशन तब्दीली आती है उसकी जनरल डायरेक्शन को शो करती है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज मेंट बाय एट्रीब्यूट, अ कैरेक्टरिस्टिक विच चेंज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल। कहता है बेटा ये एक ऐसी खसूसियात होती है जो सिर्फ किस में चेंज होती है, क्वालिटी में, फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। उसकी एग्जांपल है जैसे एजुकेशन का लेवल है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विडिस्टेंट फ्राम मीन, देयर आर एट x इक्वल मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x इक्वल मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो है बेटा, एक x इज इक्वल टू मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नीचे लिखा हुआ है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सेंसेस। A census is a survey conducted on the full set of observation object belonging to a given population। यानी सेंसिस एक सर्वे है, किसका सर्वे, जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन दी हुई है उसके ऑब्जेक्ट का सर्वे जो हम कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सेंसिस कह देते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्क्राइब द मीनिंग व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r इक्वल 0 होगा तो देन क्या होगा, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल x एंड y दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ कर्व एट z इक्वल माइनस 0.84। तो बेटा z इक्वल माइनस 0.84 है, दोनों तरफ फाई ले लेंगे और बेटा फाई की वैल्यू हमें टेबल से निकालनी आती है। टेबल आप बेटा टेबल नंबर 9 में जाके फाई की वैल्यू निकालेंगे माइनस 0.8 के 4 वाले कॉलम में, तो बेटा वो आपके पास आ जाएगी 0.2803। बेटा जिसको ये नहीं निकालनी आएगी बेटा वो मुझसे पूछ सकता है, वैसे चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ इसके बारे में है, चैप्टर 10 के बारे में। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45, व्हाट इज़ कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या है, कर्व फिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, ये एस्टिमेशन का एक प्रोसेस है, फ्रॉम एन ऑब्जर्व सैंपल द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑन अ रिग्रेशन वेरिएबल। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल क्या है, कॉन्टीजेंसी टेबल हमारे पास क्या होता है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ n एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू r कैटेगरीज। यानी हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं पॉपुलेशन के जिनको हम सेलेक्ट करते हैं r कैटेगरीज में, जैसे A1, A2, A3, A4 सो ऑन AR। ये कौन से एट्रीब्यूट के हैं, A एट्रीब्यूट के। और C कैटेगरीज किसकी हैं, B की, B1, B2, BC, और ये B एट्रीब्यूट है। विल प्रोड्यूस अ 2-वे टेबल, और वो टेबल जो है वो कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है जो A और B मिलकर बनाते हैं, दो
एट्रीब्यूट ए और बी से जो टेबल बनता है उसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल का नाम देते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। बड़ा सिंपल है बेटा, इसको ऐसे कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ जी नेगेशन एन 0 and 1 then find p of z less than -1.96। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। p of z लेस देन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, यहाँ पे -1.96 लिखा हुआ है, कोई भी इसकी जगह लिखी हो तो इसकी जगह फार्मूला आता है फाई ऑफ वो वाला कांस्टेंट जो यहाँ पे z लेस देन के बाद लिखा हुआ है, तो फाई ऑफ ये वैल्यू टेबल से बेटा निकाल लेनी है आपने, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा 49 वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर आर नॉट एन assumption about some parameter of population is supported by the information obtained from observed random sample। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ये चेक करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट अजम्पशंस आई हैं पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन की, क्या वो उन इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती हैं जो हमने ऑब्ज़र्व की थी रैंडम सैंपल से। उसके बाद बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, डिफाइन रैंक कोरिलेशन। द कोरिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल x एंड y इज़ कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। यानी x और y के दरमियान में जो कोरिलेशन होता है रैंक का, वो हमारे पास रैंक कोरिलेशन कहलाता है। इसके साथ ही बेटा हमारे जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक के गेस्ट पेपर्स के अंदर, वो बेटा हमने सब के सब को सॉल्व कर लिया। सब के आंसर बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो बेटा जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर उनको बेटा हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।